नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू यूपीपीसीएस के इस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमारी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यूपीपीसीएस 2024 कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा अब मेन फोकस होगा कि जो हमारा मेंस परीक्षा आने वाली है उस पे, और जिनका भी एस्पिरेंट्स का फाइनल टारगेट है 2025 का, तो वो वहां पर कैसे प्रिपरेशन करें। पर्टिकुलर मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ज्योग्राफी है उसको आप प्रीलिम्स में कैसे हैंडल करेंगे। शुरू से एकदम बेसिक से तैयारी किस तरीके से ज्योग्राफी की करें। आपने ज्योग्राफी का एनालिसिस मेरा देखा होगा, इसमें आपने क्वेश्चन का जो नेचर है उसको अच्छे से देख लिया होगा। अब आपके मन में पहला प्रश्न आएगा कि हम इस पूरी तैयारी को किस तरीके से करें, कहां से हमको पढ़ना है, किन सोर्सेस का उपयोग करना है। तो ये सारी चीजें, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। जब भी हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपको समझना होगा ज्योग्राफी एक अपने आप में तो सब्जेक्ट है ही, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में पढ़ना हो, अगर जिनको समझना हो, तो भी हम ज्योग्राफी की हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर का क्या मतलब है यार, कृषि का मतलब क्या है? कोई फसल किसी पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वहां की क्लाइमेट, और दूसरा क्लाइमेट में आ जाता है क्या टेम्परेचर है, कितनी रेनफॉल है, तभी हम पर्टिकुलर उस फसल को वहां पर उगाते हैं। दूसरा फैक्टर आता है वहां की सॉइल, वहां की मृदा कैसी है। तो मृदा को समझने के लिए, तापमान को समझने के लिए, वर्षा को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करना पड़ता है। जब आप किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो रिजर्व हैं वो कहां पर हैं, तो वो वहीं पर क्यों पाए गए। जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये स्टेट, मलक्का स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेड होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है। किसी देश में बहुत ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर होता है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर होता है, तो यह बताता है कि उस देश की ज्योग्राफी कैसी है, उस देश का क्लाइमेट कैसा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपका ज्योग्राफी से। एक बार आप ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं कि ये चट्टानें कैसे बनी, तो चट्टानों से बनती है हमारी सॉइल, तो उस सॉइल के पीछे का कारण क्या है, उसके बनने का कारण वो चट्टान है, तापमान है, वर्षा है। अब जैसी सॉइल बनेगी वैसी ही वेजिटेशन उसके ऊपर होगा, वैसे ही वनस्पति वहां पर आपको देखने को मिलेगी, वैसे ही फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यार 0 डिग्री के आसपास बहुत ज्यादा घनत्व है, डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं, वहां पे जो फॉरेस्ट है, वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वहां पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। तो हर चीज किस पर डिपेंड कर रही है? ज्योग्राफी पर, यानी कि भूगोल पर। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपको ना भूगोल कैसे 2025 के टारगेट जो आपका 2025 या 26 भी है, तो अभी तक का जो यूपीपीसीएस का पैटर्न चला आ रहा है उसको कैसे आपको समझ के और ज्योग्राफी को हैंडल करना है। तो यहां पर पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जब भी हम लोग यूपीपीसीएस की बात करते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की आप बात करते हो, तो यहां पर नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि यहां पर जो परीक्षा का संरचना होती है, कि जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स आता है, फिर आप कहां पे जाते हैं, मेंस में, और देन आप इंटरव्यू में जाते हैं। हम पूरी बात यहां पर पूरा कंसंट्रेशन करेंगे सिर्फ भूगोल विषय के ऊपर, और भूगोल में आपका जो प्रीलिम्स का पोर्शन है और जो मेंस का पोर्शन है, दोनों मैं आपको कवर करके यहां पर समझाऊंगा अच्छे से। तो जब हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि अभी आपने प्रश्न पत्र देखा, तो उसके प्रश्न का रेफरेंस लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर भी आपकी ज्योग्राफी आती है, प्लस जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके अपने मेंस में जाते हैं तो यहां पर भी आपका ज्योग्राफी आता है। इसके अलावा जब आप इंटरव्यू में भी बैठेंगे तो इंटरव्यू में देखो, सीधी सी बात है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तुम मेहनत करके प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें चीजों को पता है। बट वहां पर भी कभी कभी एकदम स्टैटिक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यहां पर साइक्लोन्स क्यों ज्यादा आते हैं, यहां पर साइक्लोन्स क्यों कम आते हैं, है ना। जब तुम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हो, आपदा प्रबंधन की, तो वहां पर भी आपको ज्योग्राफी की हेल्प मिलती है। तो कहने का मतलब है कि इंटरव्यू में भी आपसे ज्योग्राफी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वो डायरेक्ट ज्योग्राफी का नहीं भी होगा तो किसी और विषय का लिंक करके, क्योंकि उसका मेन रीजन होगा आपकी ज्योग्राफी में छुपा हुआ।
तो आपको वैसे करके एकदम डायनेमिक प्रश्न आपके सामने रखा जाएगा, तब आपको उसका आंसर अच्छे से वहां पर फ्रेम करना होगा। तो आपको उसके लिए अपनी ज्योग्राफी की समझ होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे तीनों ही चरणों में, चाहे वो प्रीलिम्स की बात कर लें, मेंस की बात कर लें या इंटरव्यू की बात कर लें, कहीं पर भी आपसे ज्योग्राफी जो है वो पूछी जा सकती है। और प्रीलिम्स और मेंस में तो हम लोग देखते ही हैं, ठीक है। यहां पर आपको यह समझना होगा कि जितना भी ज्योग्राफी का सिलेबस है, अभी मैं सिलेबस भी आपको दिखाऊंगा, तो मैंने पहले ही आपसे बोला है कि एक चीज मेरे भाई ध्यान रखो कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कम से कम हमको यह पता होना चाहिए कि भाई उसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का, मेंस का, जो भी स्टेजेस परीक्षा में होती हैं उनका। अब अगर हम यूपी को फोकस केंद्र में रख के चलते हैं तो आप देखोगे कि प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू है। तो यहां पर दोनों ही सिलेबस को, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, यहां दोनों ही सिलेबस को दो पार्ट में क्लासिफाई करा जाता है। आप देखोगे पहला पार्ट को मैंने नाम दिया हुआ है स्टैटिक, और दूसरे पार्ट में मैंने लिखा हुआ है करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक पोर्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर आपके बेसिक चीजें आती हैं, जो हम बेसिक, और ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई होता है ना। कुछ आप जैसे हिस्ट्री वगैरह हटा दो तो उसमें इतना करंट अफेयर्स की कोई चीजें नहीं होती हैं, आर्ट एंड कल्चर में हो सकती हैं, बट यहां पर अगर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, पॉलिटी की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। तो स्पेशली ज्योग्राफी के केस में आप देखो, यहां पर आपको स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ना ही होता है। जो भी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, अभी मैं उसका जो सिलेबस है वो दिखाऊंगा। उसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो हमारा करंट अफेयर्स है। अब करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी के अंदर आप देखोगे, अगर कहीं पर वॉल्केनिज्म होता है, कहीं पर सुनामी जैसी कोई स्थिति आती है, कहीं पर अर्थक्वेक आता है, तो पर्टिकुलर आप देखोगे कि प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि जैसे टर्की का उदाहरण ले लें, है ना। तो टर्की में जो भूकंप आया उसके क्या कारण थे। अब तुम्हें पता है कि भूकंप कैसे आता है, तुम्हें पता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे होगी, बट टर्की के स्पेशल केस में अब जब तुम इसको पढ़ते हो, जब तुम यहां पर मेंस का अध्ययन करोगे तो तुम टर्की का केस पढ़ोगे, तो टर्की कौन कौन सी प्लेटों के नीचे, मतलब कौन कौन सी प्लेटें उसके नीचे स्थित हैं, तो वो प्लेट जब आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो वहां पर अर्थक्वेक क्यों जनरेट होता है। तो इतने हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक टर्की के अंदर क्यों आया। या किसी भी देश की अगर बात करेंगे कि वहां पर साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकते हैं डायनेमिक करंट अफेयर्स को और स्टैटिक पोर्शन को जोड़ के, कि मान लीजिए यहां पर पूछ दिया गया कि अमेरिका के पास, जो अमेरिका का प्रशांत महासागर है, वहां पर अब उसको हम लोग हरिकेन्स नाम दे देते हैं, तो हरिकेन्स की इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ती जा रही है, उनकी आवृत्तियां इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं। तो अब आपको तो पहले तो अपना बेसिक पता होना चाहिए कि भाई इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पहले तो साइक्लोन्स की पूरी वर्किंग पता हो, फिर आपको करंट अफेयर्स में वो चीज आप मेंस आंसर राइटिंग में अच्छे से लिखेंगे कि प्रशांत महासागर में ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिल रही हैं। तो समझो इस चीज को थोड़ा सा, कि स्टैटिक पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस आपको यहां पर करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करना है। स्पेशली करंट अफेयर्स आप देखोगे स्टैटिक में, कॉन्सेप्चुअल में तो आपसे पूछ सकते हैं, और यहां पर जो मैपिंग के प्रश्न आते हैं उसके लिए हमारा करंट अफेयर्स बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे स्ट्रैटेजी के, सब कुछ देखा होगा, तो एक लाइन तो सब में कॉमन रहती है कि यहां पर पिछले 1 साल से 1.5 साल में जो भी लोकेशंस हैं, जो भी इंटरनेशनल प्लेसेस हैं, या जो इंडिया की लोकेशंस हैं, वो हमारे लिए मैपिंग की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स हमको यहां पर मैपिंग को आसान करने में बहुत हेल्प करेगा। एक तो तुम्हें पूरा मैप थॉरली पढ़ना ही है, अभी बताऊंगा मैपिंग की स्ट्रैटेजी भी आपको क्या रखनी है। दूसरा, मैप तो आप पूरा पढ़ते ही हो, इंडियन ज्योग्राफी का या वर्ल्ड की ज्योग्राफी का पूरा मैपिंग अच्छे से करते हो, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो हो जाती हैं जो पिछले 1 से 1.5 वर्षों तक अगर कोई करंट में न्यूज आई है, कहीं पर कोई ब्रिक्स का सम्मेलन हो गया, कहीं पर G20 हो गया, कहीं पर कोई कॉप की मीटिंग हो गई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हो गई, कहीं पर अचानक से कोई ज्वालामुखी बहुत दिनों से शांत था, अचानक से उसमें इरप्शन हो गया, कहीं पर सुनामी की घटना देखने को मिल रही, कहीं पर वॉर हो गया, तो वॉर में इंपॉर्टेंट लोकेशंस कहां कहां पर अटैक हुए, तो ये सब चीजें कहां से लाओगे तुम, ये सब लाओगे करंट अफेयर से, और पर्टिकुलर उन लोकेशंस को आप अच्छे से देखेंगे मैप में, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल की बात करी जाती है वेटलैंड्स की, कि अब इंडिया में 5 और नए वेटलैंड मिल गए, तो हमारे लिए इंडिया के अंदर ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही तो मैपिंग है, यही तो मैपिंग है। तो करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से कवर करना है यहां पे, और करंट अफेयर्स और यहां पर जो स्टैटिक पोर्शन है, जब आप इन दोनों का समावेश लेके चलते हैं तो आप कहेंगे कि अब अच्छे से आपकी जो ज्योग्राफी है वो प्रिपेयर हो रही है। तो कोई भी पाठ्यक्रम है तो वहां पर आपको दोनों पोर्शन पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहां पर सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में एंट्री करने से पहले मेरे को पता होना चाहिए बॉस कि यहां पर सिलेबस क्या है। हम युद्ध करने जा रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, हमें पता नहीं है दुश्मन कितनी संख्या में है, क्या है उसके पास हथियार कौन से, तो फिर वो तो मतलब एक अजीबी केस हो जाता है। तो उसके लिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में पूछा क्या जाएगा। तो सबसे सिंपल शब्दों में यहां पर तुम्हें बताता हूं, यहां पर अगर तुम यहां पर जनरल स्टडीज प्रीलिम्स की बात कर रहे हो तो प्रीलिम्स का जो तुम्हारा सिलेबस है वो क्या है। तो यहां पर देखो साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अंदर जब आप देखोगे तो सबसे पहला पोर्शन बड़े छोटे पे लिखा हुआ है, मगर इसके अंदर चीजें बहुत कवर हो जाती हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, भौतिक भूगोल। तो अब इस फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपको मेनली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहां पर जो है अध्ययन किसका करते हैं, आप देखोगे आप स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आप अपना लिथोस्फीयर जो है जहां पर हम रहते हैं हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर यहां पर आप दूसरा अध्ययन करते हो अपने एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि हमारे वायुमंडल के बारे में। फिर यहां पर आप तीसरा अध्ययन करते हैं अपने हाइड्रोस्फीयर के बारे में, या कि इसको एक दूसरे शब्द में लिखते हैं ओशनोग्राफी जिसको बोलते हैं। तो वही चीज हो गई जैसे हमारी सेनाएं होती है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तो वैसे ही हमको पहले अध्ययन करना है अपने लैंड का, फिर हमें अध्ययन करना है अपने एटमॉस्फेयर का, और फिर हमें स्टडी करनी है ओशियंस की। तो ये 3 पार्ट में आप अपने फिजिकल ज्योग्राफी, अब सोचो कितना छोटा सा शब्द है और उसमें सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सारे उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो केवल आयोग ने इतना शब्द लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब अपने आप में हो गया कि ये सारी चीजें। अब जैसे आप स्थल मंडल की बात करोगे तो इसमें आप शुरुआत कहां से करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से, है ना, या बिग बैंग से भी आप शुरुआत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब बिग बैंग ऐसा टॉपिक है कि भाई यहां पर पृथ्वी का विकास, तारों का विकास, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ये आपका साइंस का टॉपिक भी है, तो आप साइंस में भी इसको पढ़ते हो। प्लस यहां पर आप यहां पर भी देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी, तो यहां पर आप स्टार्ट करते हो कि भाई हमारा स्थल मंडल बना कैसे, ये जो फिर आप स्टार्ट करते हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। फिर उसके बाद आती है आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद आप पढ़ते हो स्थल मंडल में अचानक से कंपन होने लगा, अर्थक्वेक क्या होते हैं, अचानक से आपने देखा गरम गरम एक मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है, तो ये वॉल्केनिज्म किसे कहते हैं, ये हो क्यों रहा है। फिर आप देखते हो कि ये सुनामी क्यों आ रही है। तो ये सारी चीजों का उत्तर आपको कहां मिलता है, आपको मिलता है जब आप स्थल मंडल को अच्छे से पढ़ते हो, पृथ्वी के अंदर आंतरिक संरचनाओं की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को अच्छे से एनालाइज करते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पे कवर करते हैं, यहां पर, जिससे हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अब किसी भी देश में भूकंप आता है, किसी भी राज्य में भूकंप आता है, तो आपको पता होना चाहिए यहां भूकंप आया तो क्यों आया। उसके पहले आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ चुके होंगे तो आप चीजों को रिलेट कर लोगे, आप चीजों को लिंक कर लोगे। अगर आप कहीं पर देखते हो कि किसी तरीके से वॉल्केनिज्म हो रहा है, ज्वालामुखीता की घटना हो रही है, तो वहां पर क्यों हो रही है, यह मैग्मा वहां से निकल के बाहर क्यों आ रहा है, तो उसका उत्तर तुम्हें कहां पे मिलता है, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने एटमॉस्फेयर पे, हम अध्ययन करते हैं एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जब हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। ये जो क्लाइमेट की बात करते हैं ये है क्या, जिसको हिंदी में कहते हैं जलवायु विज्ञान। बारिश कैसे हो रही है, ये तापमान बढ़ कैसे रहा है, बारिश में भी आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेशन होता क्या है, उसकी शर्तें क्या होती हैं। यहीं पर आप पढ़ते हैं कि साइक्लोन्स क्यों आते हैं, यहीं पर आप पढ़ते हैं अल नीनो, कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ये घटनाएं क्या होती हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं जलवायु के बारे में, ये क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, ठंडी, समर्स, विंटर्स, रेनफॉल, ये सब सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे एयर ऊपर उठ के जा रही है, क्यों बारिश होती है, क्यों बादल बनते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के फिनोमेना है, कितने डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो इंडियन मॉनसून को इन्फ्लुएंस्ड करते हैं। तो जब आप इनके सबके बारे में पढ़ते हो तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, और एट दी एंड आप पढ़ते हो, फिर आप जाते हो समुद्र के अंदर अध्ययन करने, आप महासागर के अंदर जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ते हो कि अरे 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 ये जो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिल रहा है ये है क्या। आप देखते हो कि किस तरीके से महासागर के अंदर रिजेस पाए जाते हैं, मिड ओशनिक रिजेस, मध्य महासागरीय कटक, उनका निर्माण कैसे हुआ होगा। आप देखते हो कि महासागर का जल कैसा होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर होता है, तो सैलिनिटी, कैसे महासागर की लवणता हुई,
लवणता को कैसे दिखाते हैं, क्या सारे पूरी पृथ्वी पर लवणता एक जैसी होती है कि डिफरेंट होती है? तो आप वहां पर अध्ययन करते हैं इसका, आप देखते हैं ओशियन टाइड्स के बारे में, यहां पर ज्वार भाटा को देखते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो सोचो कि ज्योग्राफी को अगर दो पार्ट में मैं तुम्हें बोलूं तो एक होती है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी और एक होती है हमारी इंडियन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के समझते हैं उसको। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मेरे हिसाब से तुम्हें मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर यहां पर बात हो रही है सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, पैसे कैसे आएंगे? दो तरीकों से, एक आएगा आपका एग्रीकल्चर से और दूसरा आएगा आपका इंडस्ट्री से। तो एग्रीकल्चर का मतलब हो गया, अब आपको एग्रीकल्चर का पैटर्न इंडिया के रिस्पेक्ट में देखना है, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखना है। यहीं पर गेहूं क्यों, यहीं पर चावल क्यों, यहां पे कपास की खेती डेक्कन ट्रैप में क्यों, क्या खास बात है? फिर आपको अध्ययन करना होगा कि अच्छा सॉइल भी आती है। तो आप फिर फिजिकल ज्योग्राफी में जाएंगे और स्थल मंडल में हम लोग पढ़ते कौन सा टॉपिक है? सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल क्या होती है, लेटेराइट क्या होती है। तो यहीं पर कॉटन क्यों उगाया जा रहा है, यहां पर शुगर केन क्यों उगाया जा रहा है, कॉटन यहां पे क्यों नहीं उगाया जा रहा है? तो उसका बेसिक फंडा आप यहां पर लेके जाते हो, तब आप एंटर करते हो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर पोर्शन में। तो चीजें रटनी नहीं पड़ती हैं, सब चीजें एक दूसरे का कारण, एक दूसरे से लिंक है। तो एक चीज का कारण तुम्हें यहां पर एक्सप्लेनेशन मिलता चला जाता है। यहां पर अगर सोशल ज्योग्राफी की बात करें तो हम पढ़ते हैं बर्थ रेट्स के बारे में, यहां पर सामाजिक जो भूगोल होती है कि जन्म दर कितनी है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब पॉपुलेशन, तो यहां पर इतने लोग क्यों रहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो मतलब बेसिकली ये सारी चीजें हम लोग यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑफ इंडिया, हमारे प्यारे भारत की, एंड द वर्ल्ड। यही सब चीजें हमें वर्ल्ड के केस में भी पढ़नी है। अगर भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग चेन्नई में है तो हम यूएसए के डेट्रॉइट को भी देखते हैं। हम भारत का डेट्रॉइट की संज्ञा किसे दे रहे हैं? चेन्नई को, तमिलनाडु को। तो हम ये वर्ल्ड के केस में भी देखेंगे कि वर्ल्ड में कहां कहां पर इंपॉर्टेंट कोल माइंस है, कहां कहां पर कच्चे तेल के कुएं पाए जाते हैं, कहां कहां पर नेचुरल गैस है, कहां कहां पर बॉक्साइट है, कहां पर लिथियम है। भारत ने कहीं किसी के साथ समझौता तो नहीं कर लिया लिथियम को लेके? तो ये पोर्शन क्या आ गया? वही जो मैं अभी बता रहा था आपको, करंट अफेयर्स। अब सोचो भारत ने किसी XYZ देश के साथ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ABC, तो ये ट्राइंगल है, लिथियम ट्राइंगल। तो वहां पर भारत ने किसी देश के साथ समझौता कर लिया कि लिथियम आयन बैटरी हमको मिलेगी, हमें लिथियम जो धातु है, लिथियम जो मटेरियल है वो हमको दिया जाएगा। तो अब उसने तुमसे पूछ दिया कि भाई जो ये अर्जेंटीना है या बोल्विया है या चिली है, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन उठा के पूछ दी कि अटाकामा डेजर्ट कहां पर है। अब हम क्या सोच पा रहे हैं? हम सोच पा रहे हैं कि अटाकामा डेजर्ट तो इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से आयोग ने पूछा होगा। मगर तुम एक और तरीके से सोचो तो तुम्हें लगेगा कि यार अच्छा, पिछले महीने तो इंडिया के प्रधानमंत्री अर्जेंटीना की यात्रा पर गए थे, पिछले महीने तो जो चिली के राज्य प्रमुख है वो भारत की यात्रा पर आए थे, और इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है लिथियम को लेके। इस वजह से आयोग ने चिली का प्रश्न उठा के पूछ दिया। इस वजह से आयोग ने किसी ब्राजील की कोई लोकेशन, कोई घास भूमि का प्रश्न उठा के पूछ दिया। तो ये आप क्या कर पा रहे हो? कनेक्ट कर पा रहे हो। और कनेक्ट आप तब कर पा रहे हो जब आप करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हो। हमें लग रहा है, और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अटाकामा डेजर्ट वर्ल्ड के डेजर्ट्स में आता है, इंपॉर्टेंट है, हमको पता भी होना चाहिए। बट फिर भी अगर कोई एक ऐसी लोकेशन आपके सामने पूछ दी गई, अब ब्लैक सी के चारों तरफ जो देश हैं वो आपसे पूछ दिए गए, तो आपको, हम तो नॉर्मली ही वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं कि ब्लैक सी से सीमा कौन टच नहीं करता है, कौन टच करता है। बट फिर मेरा दिमाग जाता है, ओके यहां पर है यूक्रेन, और ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो काला सागर अनाज पहल थी, उससे रशिया ने अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। ये तो पिछले महीने का करंट अफेयर था। तब हमें समझ में आता, अच्छा इस वजह से ये मैपिंग पूछी गई है। तो रिलेट करो, थोड़ा सा कनेक्ट करो, समझने का प्रयास करो कि इसका, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके पीछे आयोग की मंशा क्या होगी। हो सकता है उसने डायरेक्टली पूछा हो सकता है करंट अफेयर्स में आया इसलिए पूछा हो। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, और यही सारी चीजें किसके केस में भी? वर्ल्ड ज्योग्राफी के केस में भी। तो यानी कि वर्ल्ड में भी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, प्लेटूज हैं, डेजर्ट्स हैं, वो सब चीजें यहां पर हमको देखनी होती हैं।
तो यहां पर साफ शब्दों में देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं तुम्हें एकदम दिखाऊं, ओनली अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बी इनफ फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी। हमेशा हमेशा अगर तुम 2024 का तुमने पेपर एनालिसिस देखा, तुमने पेपर देखा, तो तुम इस बात से तो मेरे पूरी तरीके से सहमत होगे कि भाई अब आयोग जो है वो दूसरी करवट बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, बट चीजें कॉन्सेप्ट पे जा रही हैं, ट्रांजिशन हो रहा है एग्जाम पैटर्न पे। यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि अब यहां पर जो शब्द लिखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्चुअली में जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते थे उनको बोला जाता था कि भाई ये वन लाइनर होते हैं। एक आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के लगा लो, 15 साल के उठा के लगा लो, तो पीसीएस का प्रीलिम्स निकल जाता है। इन सब डेफिनेशंस को यूपी पीसीएस गलत करता चला जा रहा है कि अब बॉस तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुमको चीजों को समझना पड़ेगा। तो उसने जो लाइन लिखी है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, उसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट जो होते हैं उस पे अपनी पकड़ बनाओ जितनी जल्दी हो सके। तो जितनी जल्दी तुम इन कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लोगे उतना बेहतर है। फिर यहां पर आप देखोगे, यहां पर वही फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड एड्रेस इन क्वेश्चन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तुम्हें प्रीलिम्स का सिलेबस मेरे हिसाब से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि बॉस तुम्हें पढ़ना क्या है। तो फिजिकल ज्योग्राफी इन्होंने लिख के यहां पे छोड़ दिया, मगर मैंने तुम्हें इसके तीनों एक्सपेक्ट बताया कि तुम्हें पहले स्थल मंडल के बारे में, फिर वायुमंडल के बारे में और फिर जल मंडल, इन तीनों का अध्ययन तुम्हें अच्छे से यहां पर करना है। और यहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक का क्या मतलब था वो भी तुम्हें पता चला। एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। अब जरा बात करते हैं यहां पर थोड़ा सा मेंस के बारे में कि मेंस का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कैसा है। सबसे पहले तो मैं तुमसे कहूंगा कि मेंस के जाके एक बार पीवाईक्यू देखो, प्रश्न कैसा आया है पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू में प्रश्न आया है कि साइक्लोन्स होता है ना, चक्रवात, तो एक बार उसने शीतोष्ण चक्रवात के बारे में पूछा, यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, उनके बारे में तुमसे पूछा है उसने। एक बार उसने तुमसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इनके वर्किंग के बारे में पूछा है। तो ऐसे स्टैटिक प्रश्न वहां पर पूछे गए हैं मेंस के अंदर। अब उस टाइम पे जब ये प्रश्न पूछे गए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइक्लोन आया होगा, कहीं ना कहीं किसी वॉल्केनो में उद्गार हुआ होगा, तो वो चीजें रिलेट करके आपसे पूछ रहा है। तो मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे मेंस के सिलेबस को अगर तुम देखो तो वर्ल्ड प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग वाटर, सॉइल्स एंड फॉरेस्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, खैर ये वाली चीजें तो मैपिंग की हो जाएंगी। जरा यहां से देखिए आप जरा, earthquakes, tsunamis, volcanic activity, cyclones, ocean currents, wind, glaciers are prominent physical geography elements. Indian ocean resources and their potential. मेरे को बताओ, अर्थक्वेक की बात करें, सुनामी की बात करें, वॉल्केनो की बात करें, ये तीनों ही चीजें आप देखोगे इसका संबंध किससे है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से। तो यानी तुम्हें स्थल मंडल का अध्ययन करना है। वो समझ में तुम्हें तब आएगा जब तुम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ोगे, फिर तुम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे, कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं, कितने प्रकार से गतियां होती हैं, एक दूसरे से दूर जाना, पास आना, एक दूसरे के पैरेलल मूव करना, ऑलरेडी तुमने सारी चीजें पढ़ रखी हैं। साइक्लोन्स की बात करते हैं, ओशन करेंट्स की बात करते हैं तो समुद्र की तुम बात कर रहे हो, जब तुम विंड्स की बात कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हो। तो यहां पर तुमने सब चीजें कवर करी और वही सारी चीजें यहां पर आ रही हैं। यह है आपके मेंस का सिलेबस। तो अगर आप मेंस के सिलेबस को आधार मान के तैयारी करोगे, साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स में मतलब है कि कोल, ऑयल, क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन ओर, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन है वो वर्ल्ड में कहां कहां पर है, एज वेल एज इंडिया में कहां कहां पर है। एकदम स्पष्ट शब्दों में उसने लिख दिया यहां पे। तो ऐसे प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां तक तो हमने कम से कम, हम जिस युद्ध में लड़ने जा रहे हैं तो हमने देख लिया कि हमें कौन कौन से हथियार चाहिए, तो वो हमने देख लिया अपने सिलेबस से। तो आप सिलेबस को समझ लो कि सिलेबस जो है वो आपको एक रोड मैप देता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे। इन सब चीजों में आपको कुछ छोड़ना नहीं है। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर जिनके पास सिलेबस नहीं है, जिनको सिलेबस नहीं पता था, तो आज की डेट में एक काम जरूर करना कि शाम तक कैसे भी करके ना, घर के आसपास कोई इंटरनेट कैफे है, कुछ भी है, तो वहां पर कम से कम जाकर
एक उसका प्रिंट आउट की कॉपी निकाल लेना, ठीक है, और जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां पर आप उस प्रिंट आउट की कॉपी को पेस्ट करना, ताकि आपको समझ में आए कि आप जिस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, यहां मैंने क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर रखा है पूरे लेक्चर को कि ये क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में, तो कोई भी एस्पिरेंट होगा उसके दिमाग में ये सब क्वेश्चन चलेंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे रिलेटेबल हैं। तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा कि मैं कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं, ज्योग्राफी की शुरुआत कैसे करूं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया मेरे भाई कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरा, ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो आपको भी पता है, जैसे अगर प्रीलिम्स की आप बात करो, फोकस में रखते हो, तो आपका जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन हो गया। हिस्ट्री में भी आप जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो सबसे ज्यादा पोर्शन जो आता है वो मॉडर्न का आता है। फिर आप देखोगे आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, और फिर यहां पर आता है चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट को अगर तुम मिला दो तो यहां पर आपको 45 प्लस क्वेश्चन अकेले इन्हीं 2 सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं, और ज्योग्राफी में ही अकेले आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस बार भी आपने देखा तो 25 प्लस क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से पूछे गए थे। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक मेजर सब्जेक्ट है, जो आपके प्रीलिम्स में भी आ रहा है, जो आपके मेंस में भी आ रहा है, जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प कर रहा है, एनवायरमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो अब जब इतनी चीजें तुमको पता है तो तुम्हें यहां चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इसकी योजना आपको ऐसे बनानी है कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, अब 2025 में जिसका भी जो एकदम सुपर सॉलिड टारगेट है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर दिन, है ना, 2 घंटे का अपना शेड्यूल बनाना है, ठीक है, और यहां पर ज्योग्राफी को पढ़ना है। ज्योग्राफी की शुरुआत आपको कहां से करनी है, तो उसके लिए भी मैंने स्लाइड बना रखी थी, यहीं पर आपको बता देता हूं। इसकी शुरुआत आप करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। हमेशा मन में एक प्रश्न होता है कि एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है कि नहीं जरूरी है। यकीन मानो, ट्रस्ट करो, एनसीईआरटी के जो लाइंस होती है ना, वही लाइंस कॉपी पेस्ट कर दी जाती हैं कई बार क्वेश्चंस में, और ये यूपीएससी में भी है। ऐसा नहीं है कि स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी भी एनसीईआरटी की लाइंस को जस्ट कॉपी और पेस्ट करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। आपने इस पेपर में एक चीज देखी कि आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिखे थे स्टेटमेंट टाइप में, है ना, कथन 1, कथन 2, फिर कारण है बताओ, कारण नहीं बताओ, ये सबसे, इससे तुम्हें आयोग बताना चाह रहा है कि भैया जाग जाओ, अब वो समय गया कि एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस हैं। ऐसे भी प्रश्न आएंगे, मगर अब ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं कि कथन 1, कथन 2, अब ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो जब तुम्हें यह पता करना होता है ना, सरल क्वेश्चन तो क्या होता है, दोनों में से कौन से सही है वो पता कर लो, बट उससे टफ क्वेश्चन क्या होते हैं कि यहां पर आपको यह पता करना हो कि ये सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले का ट्रू एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए तो तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए मेरे भाई। तो फिर वही बात आ जाएगी, कॉन्सेप्ट पे आपको पकड़ बनानी है। तो यहां मैं जो बात कर रहा था कि स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपने कॉन्सेप्ट पे अच्छे से पकड़ बनाई होगी। और वो कॉन्सेप्ट आपके कैसे अच्छे होंगे, जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो आपको बेसिक शुरुआत कहां से करनी है, एनसीईआरटी से, है ना। तो एनसीईआरटी से आप शुरुआत करेंगे पर दिन। अगर आप मान लीजिए जॉब करते हैं या फिर आपका कॉलेज है, कॉलेज के एग्जाम्स हैं, तो आप इस टाइम को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड 2 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे ज्यादा भी कर सकते हो। बट यार एक दिन में आप एक सब्जेक्ट तो पढ़ोगे नहीं, एटलीस्ट आप 2 जीएस के सब्जेक्ट उठाओ और एक करंट अफेयर्स का उठाओ टाइम। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपका 2025 का टारगेट है, तो ये मान के चलिए जून या जुलाई में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब जो आपके पास 4 से 5 महीने का समय बचा है, तो उसमें आपको 4 से 5 घंटे तो निकालने ही होंगे। अब इस 5 घंटे में आप ऐसे कर सकते हो, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो। एक जीएस का कोई सब्जेक्ट 1, एक जीएस 2 उठा लो, और बाकी आपको करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में अब जैसा ज्योग्राफी है ना, ये थोड़ा सा साइंटिफिक सब्जेक्ट है। साइंटिफिक का मतलब है यहां पर साइंस का बहुत ज्यादा रोल है, तो ये तुम्हें बोर नहीं करेगा। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि जैसे ज्योग्राफी को अपने हिस्ट्री के साथ आप उठा सकते हैं, या ज्योग्राफी को आप पॉलिटी के साथ उठा सकते हो। तो 2 घंटे आप इसमें दे रहे हैं या 2 घंटे आप इसमें दे रहे हैं, तो 4 घंटे आपके यही हो गए। फिर आपका बचा हुआ 1 से 1.5 घंटा आप किसमें दो, डेली का डेली करंट अफेयर्स में। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर 5 घंटे से ज्यादा निकलता है, तो वही करंट अफेयर्स में टाइम एडिशनल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको एनसीईआरटी से शुरू करनी है। मैं बार बार एक चीज आपसे बोल रहा हूं, अब पॉइंट समझो जरा, गलतियां कहां पर होती हैं। कई बार आपके मन में प्रश्न आएगा, मैंने तो यहां पे बोल दिया भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, अब तुम एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, अब तुमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, अब तुम्हें यही नहीं पता उसको पढ़ना कैसे।
तो उसका भी सॉल्यूशन जान लो। जब भी हम कभी किसी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि क्लास 6 से लेकर जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आपकी स्ट्रेटजी अलग भी हो सकती है। ठीक है, ये मैं स्ट्रेटजी आपको एनसीईआरटी के टर्म्स में बता रहा हूं कि जब भी एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 9 तक की एनसीईआरटी आपको पहले फेज में खत्म करनी है और फिर आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ना है। जब ये इतना पोर्शन आप कवर कर लेंगे उसके बाद आप 10th क्लास की एनसीईआरटी पे स्विच करेंगे। तो पहले नंबर 1 पर आपको ये चीज करनी है, सेकंड नंबर पर आपको ये चीज करनी है, थर्ड नंबर आपको ये चीज करनी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि एनसीईआरटी को तुम्हें कैसे करना है। छठे क्लास की तुमने एनसीईआरटी उठाई, अगर तुम्हारे पास किताब नहीं तो तुम इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड होता है। बट बहुत सस्ती किताबें आती हैं एनसीईआरटी की, सेकंड हैंड मिल जाए तो किताब ले लो। मतलब किताब से पढ़ने का मजा एक अलग होता है। तो जैसे भी तुम्हें सहूलियत लगे वैसे पढ़ लो। मेन मोटिव है कि तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की क्लास 6 की एनसीईआरटी आपने खोली हुई है। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, आपने पहला चैप्टर उठाया। पहला चैप्टर उठा के कभी भी जो मैं बातें बोल रहा हूं आपकी स्ट्रेटजी इससे अलग हो सकती है, आपको समझ में भी अलग आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, मर्जी आपकी है, आप जिस भी स्ट्रेटजी से पढ़ाई करते हैं उससे कर सकते हैं या तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, मगर आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आपको खुद असर दिखने लगेगा, वरना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी खोली। अब आदत क्या होती है नॉर्मली कि हम लोग उसमें लाइन बनाते हुए चलते जाते हैं, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ते जाते हैं और उसके साथ साथ ना कॉपी पेन लेके बैठते हैं और जैसे पहली लाइन पढ़ी उसको लिख लेते हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ी फिर उसको लिख लेते हैं। तो हमें लगता है कि हम अपने नोट्स बनाते जा रहे हैं। ये यहां पर थोड़ी सी गलती है। अब सही तरीका आपको बताता हूं पढ़ने का, आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है एनसीईआरटी के लिए। कि जब भी आप पहली बार एनसीईआरटी को लेके बैठे, आप कॉपी और पेन एकदम किनारे रख दीजिए, आप केवल एनसीईआरटी को रीड करिए। पहला चैप्टर आपने एक बार पढ़ा, पूरा अच्छे से पढ़िए। और पढ़ने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको न्यूज़पेपर की तरह पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। आपको एक लाइन को देखना है, पढ़ना है, अच्छा देखो ये लाइन ये कहती है, और फिर उस पर थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए। तो ऐसे मान लो आप पूरा चैप्टर एक दिन में आप पढ़ लेते हो। ठीक है, एक दिन में आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, ये फर्स्ट रीडिंग है आपकी। ठीक है, ये कैसी रीडिंग है आपकी? फर्स्ट रीडिंग। यहां पर ध्यान से देखना। अब ये फर्स्ट रीडिंग करने के बाद जब आप सेकंड रीडिंग पर आते हो तब आप अपने आप को अपना कॉपी, अपना जो भी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है, आप उससे अंडरलाइन करोगे चीजों को। जहां पर कुछ चीजें बोल्ड में लिखी होंगी उसको आप अंडरलाइन करेंगे, किसी चीज की कोई परिभाषा लिखी आप उसको अंडरलाइन करेंगे। और दूसरी रीडिंग में, पहली रीडिंग में आपको यहां पर नोट्स नहीं बनाने हैं। जब आप उसकी सेकंड रीडिंग करेंगे तब आपको अपने नोट्स बनाने, और नोट्स कैसे बनाने हैं? वो बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। आपको चीजें एनसीईआरटी से निकाल के अपनी कॉपी में शॉर्ट में लिखनी है। वो चीजें लिखिए जो थोड़ी सी फैक्चुअल है, वो चीजें लिखिए जो आपको लगता है कि आप 2 दिन के बाद भूल जाओगे। जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन समरी है, उस चीज को नोट करो। अब तुमने एक चैप्टर के नोट्स बना लिए, सेम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे करते करते आपको एनसीईआरटी को फिनिश करना है। तो पहली रीडिंग में आपको नोट्स नहीं बनाने, दूसरी रीडिंग में आपको नोट्स बनाने और उसमें अंडरलाइन वगैरह जो भी करना चाहते हैं आप करिए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, यह भी हिस्सा है योजना का। पहली चीज तो आपको टाइम को मैनेज करना है, दूसरी चीज आपको यहां पर नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए काम नहीं होगा भाई। जितने टॉपर चाहो उतने का इंटरव्यू देख लो, सबने अपने नोट्स से पढ़ाई करी है, सब नोट्स बनाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, नोट्स बनाने से 2 फायदे हैं। एक तो आपके हाथ की कसरत होती है, जिम हो जाती है, क्योंकि आपको वहां पर मेंस लिखना है, 8-8 पेपर हैं आपके लिखने वाले। दूसरा, आप लिखने की हैबिट अभी से डेवलप होगी तो स्टैमिना बढ़ेगा लिखने का। और यहां पर दूसरा क्या है कि जब आप लिखते हो तो वो जो आप लिख रहे हो ये आपने खुद से लिखा हुआ है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट तुम्हारे दिमाग में छपता जाता है। तो तुम आराम से ना, तुम्हें चीजें लास्ट मोमेंट पे ना उसको रिवीजन करने की जरूरत होती है, वो आप याद नहीं करोगे, है ना, रटना नहीं पड़ेगा आपको, आप चीजों को समझ रहे हो ऑलरेडी, आपके दिमाग में वो छपता जा रहा है। तो इसलिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी है और ये हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। तो यहां पर आपको जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, मैं फिर से एक बार आपको समराइज करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शुरुआत करनी है अपनी एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी में भी आपका
जो क्लास 6 से लेकर 9th तक ये पहले फेज में पढ़िएगा। दूसरे फेज में 11th क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। 11th में आपको दो एनसीईआरटी देखने को मिलती हैं, एक तो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की और दूसरी आपकी इंडियन ज्योग्राफी की। तो यहां से आप शुरुआत करेंगे, फिर आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और लास्ट में आप क्लास 10th की एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां से आपको शुरुआत करनी। उसके बाद आप किसी रेफरेंस बुक पर आइएगा कि कौन सी रेफरेंस बुक आप खरीद के मार्केट से पढ़ना चाहते हो, बट पहले आपको यहां से शुरुआत करनी है। और प्रतिदिन आपको 1.5 से 2 घंटे मिनिमम आपको निकालने हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने देने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। अब जैसे यहीं पर कंफ्यूजन होता है हमेशा हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी, एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में, इकोनॉमी में, किसमें एनसीईआरटी पढ़ लें, इतना ज्यादा कंफ्यूजन, अरे मुझे चक्कर आने लग गया है ना। तो इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मैं आपको दिया कि जब मैं ज्योग्राफी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी जो है ये मस्ट है। बस बात यहां खत्म। हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, और किस तरीके से पढ़ना है वो भी तुम्हें पता चला। कौन से क्लास की पहले पढ़नी है, कौन से क्लास की बाद में पढ़नी है, ये भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां पे तुम्हें फोकस करना है एनसीईआरटी पर। यकीन मानो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसमें एक तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे और दूसरा ना उसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी तुम्हें पता चलेंगे। जैसे ये कोल फील्ड कहां पर है, ये सोने की खान कहां पर पाई जाती है, तो उसके अंदर भी मैपिंग के कुछ कुछ एरिया हैं जो आपको समझ में आएंगे। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी से अपनी शुरुआत यहां पर करनी है। बाकी बचा जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है ना। या फिर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत सफिशियंट है, बट यहां पर हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं। एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। ठीक है, इकोनॉमी में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनवायरनमेंट के केस में आपको पता है कि क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक आती है, ठीक है, उसके कुछ चैप्टर्स हैं वो पढ़ने होते हैं। तो एनवायरनमेंट का जब आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा तो उसमें ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ने हैं बायो की बुक से। ठीक है, तो यहां पर एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को गांठ बांध के रखो, लिखो कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, एनसीईआरटी से। यार मेरे भाई जितना अच्छा बेसिक होगा ना, इसमें आप अगर उठा के देखोगे इस चैनल पर जो भी मेरे ज्योग्राफी के वीडियोस पड़े हुए हैं तो आपको समझ में आएगा। मे भी कुछ लोगों को लगे कि यार ये ओवर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मगर मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपके बेसिक्स को अच्छा करूं, क्योंकि आपको पता है इस बार बेसिक के सवाल आए। हिमालय ऊपर उठ रहा है, जेट स्ट्रीम के बारे में सवाल आया, ठीक है, तो साइक्लोन्स पूछा जाएगा। तो जब हमें बेसिक ही नहीं पता हम आगे से कैसे वर्कआउट करेंगे, हम चीजों को लिंक कैसे करेंगे। तो चीजों को लिंक करने के लिए उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यहां पर अब बात करते हैं थोड़ा सा मैपिंग को लेकर। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पर्याप्त चर्चा हो गई कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी में 3 पोर्शन में मैंने आपको बताया कि आपको काम करना है। जब यहां पे मैपिंग की बात करते हैं ना तो मैपिंग में यहां पर याद रखो 2 चीजें हमको करनी है। एक इंडिया की मैपिंग और दूसरे में आता है पूरा वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया की मैपिंग भी अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। हो सकता है फिर मैं बोलूंगा तुम्हारी स्ट्रेटजी बिल्कुल बेस्ट है जिस हिसाब से तुम पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुमने मैपिंग कभी नहीं करी है, अब तुम्हें मैपिंग कैसे करनी है पहली बार करने जा रहे हो, तो फिर इस चीज को सुन लो, इस चीज को आप अप्लाई करके देख भी सकते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया के केस में यहां पर आते हैं माउंटेन्स यानी कि पर्वत। इंडिया के केस में यहां पर आते हैं रिवर्स। ठीक है, यहां पर आएंगे मिनरल्स। तो यहां पर जब माउंटेन्स की बात होती है तो ऐसा समझ लो कि जैसे आपकी एटलस है, ठीक है, तो इंडिया की मैपिंग को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि एक दिन आपने इंडिया के सारे माउंटेन्स कवर करे। अब इंडिया में आप माउंटेन्स देखोगे तो आपको यहां पर एक तो आपको पूरा हिमालयन रीजन मिलेगा, दूसरे आपको जो माउंटेन देखने को मिलेंगे वो आपके पेनिनसुलर इंडिया के यानी भारतीय प्रायद्वीप के पर्वत देखने को मिलते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो कि पहले आप हिमालय को कर लो और फिर उसके बाद जो भी प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत है उनको अच्छे से मैपिंग कर लो, उसके नोट्स बना लो, मैप में जाके देखो। फिर यहां पर बात आती है रिवर्स की, तो रिवर्स को भी आप यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक दिन या 2 दिन का समय दो, आप अपनी हिमालयन रिवर को कवर करो और दूसरा जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स है उसको कवर करो। तो हमें सब एक दिन में नहीं करना है। एक दिन आपने केवल हिमालयन रिवर पढ़ी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, तीनों ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जब पढ़ोगे तो आराम से एक दिन आप अच्छे से मैपिंग करो, देखो,
सहायक नदियों को याद करो, समझो कहां से निकल रही, कौन कौन से राज्यों से बह रही हैं, इनका उद्गम कहां है, कहां पर इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें जुड़ रही हैं। तो ये सारी चीजें। और दूसरे दिन आप किसको रखेंगे, जो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स आती हैं उसकी मैपिंग आपने देखी अच्छे से। उसी प्रकार यहां पर एक दिन आप रखेंगे जब भारत में पाए जाने वाले जितने भी खनिज है, मिनरल्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपने देखी हैं। आपने देखा कि इस बार कोयले के ऊपर प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। जो लोहा था उसके ऊपर भी प्रश्न आया, बीपीएससी में, उड़ीसा में, हर जगह बॉक्साइट पे प्रश्न पूछा गया। तो ये चीजें अब यहां पर इस तरीके से आपको इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करना है, माउंटेन्स, रिवर्स, मिनरल्स, ऐसे करते हुए। माउंटेन्स में आपके देखोगे आप पासेस के ऊपर क्वेश्चन आया, ठीक है, तो पासेस भी आपको देखने हैं। अब जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहां पर सबसे बेस्ट तरीका होता है आप कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ाई करो। आपको मैपिंग कैसे करनी है, कॉन्टिनेंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट उठा लिया, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को उठाया। अब एटलस में आप देखोगे अफ्रीका का एक मैप दिया होगा, फिजिकल एक पॉलिटिकल। तो आप अफ्रीका में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखेंगे कंट्रीज की, फिर अफ्रीका में आप देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से आते हैं, अफ्रीका की इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं, अफ्रीका की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी हैं, यहां पर आने वाला कोई डेजर्ट है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, यहां पर अगर कोई स्ट्रेट आती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, यहां पर आप देखोगे कोई भी जो जैसे वाटर बॉडी है ना, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमें एक कॉन्टिनेंट में देखनी होती हैं, माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक, वहां की रिवर्स, वहां पे लेक्स, वहां के डेजर्ट्स, वहां की जल संधियां, स्ट्रेट्स, ये सब चीजें। तो हमारा एक कॉन्टिनेंट कंप्लीट होता है। फिर आप आओगे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, एशिया में, यूरोप में, ओशियाना में। तो इस तरीके से आप कॉन्टिनेंट वाइज मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें अच्छा खासा आपको मतलब 8 से 10 दिन का समय लगेगा और पूरा वर्ल्ड मैप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडिया की बात करेंगे तो 1 हफ्ते का समय लगेगा, इंडिया की मैपिंग आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखना है, क्योंकि 4 से 5 महीने का समय है, तो कम से कम मैपिंग में हमें कितना समय देना है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैपिंग की स्ट्रेटजी क्या रहेगी ये बड़े ध्यान से समझना। अब कई बार ऐसा होगा कि तुम मैप एक साथ लेके बैठोगे, तो कोशिश करना कि जब भी तुम इंडिया का या वर्ल्ड की मैपिंग से स्टार्ट कर रहे हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा मैपिंग करो, फिर एक सब्जेक्ट कोई दूसरा भी पकड़ना, फिर मैपिंग करी, फिर दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। जीएस के 2 सब्जेक्ट उठाएंगे और करंट अफेयर उठाएंगे। तो कम से कम जब भी आप मैपिंग करो, तो मैपिंग करते करते जब बोर होने लग जाओगे, थोड़ा सा लगेगा मोनोटोनस कि यार हमको ना ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, या चीज बहुत ज्यादा हो रहा है, ये माउंटेन उस माउंटेन के साथ हौच पौच हो जा रहा है, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए पॉज लेना, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाई करना, ठीक है, फिर आना मैपिंग में वापस। तो ऐसा मत करना कि लगातार बैठ बैठ के 1-2 दिन पूरा मैपिंग ही मैपिंग कर ली है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा ब्रेक ले लेके यहां पर चीजों को करना है, ठीक है। अब यहां पर आता है कि हमने क्या करा है, हमने यहां पर कॉन्सेप्ट पे काम करा है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ हमने यहां पर अपनी मैपिंग अच्छी करी है, सारी चीजें हमने पढ़ ली है, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। बट अब इनको अप्लाई भी तो करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें चाहे जितना अच्छे कॉन्सेप्ट कर लो, तुमने पीएचडी कर ली, कुछ कर लिया, अगर वहां पर सवाल नहीं लगाओगे तो इससे कैसे काम चलेगा। तब आपको यहां पर क्या लगाने हैं, प्रैक्टिस टेस्ट। वो आपको बताएंगे कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो एक्चुअली में आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई कर भी पाते हो कि नहीं। मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे को साइक्लोन्स के बारे में बता दो, मेरे को अल नीनो के बारे में बता दो, आपने सब कुछ बता दिया, उसका एक एक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैंने जब आपके सामने एक सवाल दे दिया तो वो आपसे हुआ नहीं। तो दोनों चीजों को हमें साथ में लेके चलना है। एक तो हमें अपने कॉन्सेप्ट भी अच्छे करने हैं, दूसरे यहां पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो प्रैक्टिस हमको करनी है, और प्रैक्टिस करने के यहां पर 2 तरीके हैं। एक तरीका है PYQ और एक तरीका है हमारे मॉक टेस्ट। केवल इनके भरोसे नहीं रहना, केवल इनके भरोसे नहीं रहना। तो यहां पर दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। PYQ जो है वो हमें बताते हैं कि भाई जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आयोग ने कैसे घुमा के सवाल पूछा था। इससे हमें एक सवाल के नेचर का पता लगता है कि किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। और मॉक टेस्ट में कोई नए तरीके का सवाल हम पे आता है तो हमारी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ये डायमेंशन ओपन हो जाती है, ये ऐसे भी पूछा सकता है, ये इसका सोचने का तरीका ऐसे भी हो सकता है। तो PYQs प्लस मॉक हमें लगाने हैं।
पहले आपको यहां पर कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अगर मैं यहां पर लिखूं कॉन्सेप्ट्स पे, तो बहुत अच्छे से आपको काम करना है, और फिर आपको यहां पर करनी है उसकी प्रैक्टिस, है ना। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आप अपने एमसीक्यूज से और पीवाईक्यूज से। अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको बोला एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई वीडियो और आप देखोगे स्ट्रेटजी का, आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कुछ और बताया जा रहा होगा, कुछ और, कभी कुछ और। तो कम से कम 10-15 वीडियो, 20 वीडियो देखने के बाद खुद डिसाइड करना कि सही चीज क्या है। एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और यहां पर आपने कोई भी एक रेफरेंस के लिए आप बुक रखे थे, आपने वो पढ़ ली, इतना मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की, 2 बुक्स ज्योग्राफी के लिए। एक व्यक्ति है उसके पास 10 बुक हैं ज्योग्राफी के लिए। अब यहां पर वो 2 बुक को ना 3 से 4 बार रिवाइज कर चुका है अपने नोट्स बना के। यहां पर ये 10 बुक को पढ़ने में इतना समय लग गया कि इनका एक बार केवल कंप्लीट हो पाया है। तो कौन सी स्ट्रेटजी सही है, ऊपर वाली या ये वाली? तो आप सीधे बोल देंगे भाई सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी पहले वाली है। इनके जो सोर्सेस थे वो एकदम लिमिटेड थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है रिवीजन करना। तुम लिखे जा रहे हो, नोट्स बनाए जा रहे हो, ओवरलोडिंग इंफॉर्मेशन होती जा रही है। अगर तुमने उसका रिवीजन नहीं करा तो वो तो एक दिन के बाद से भूल जाओगे तुम। तो फिर क्या? तो यहां पर क्या बात होती है कि तुम्हें अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, लिमिटेड। मेरी बात ध्यान से सुनना, और नहीं समझ में आ रहा है तो और भी स्ट्रेटजीज हैं, आप उनको सुन लेना। सोर्सेस को लिमिटेड करो, लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिवीजन। इतनी सारी किताबें अपने घर में रख लो और रिवाइज एक भी ना हो पाए, इससे बढ़िया है कि तुम इतनी किताबें पढ़ो पूरी तैयारी में और इनको 2 से 3 बार रिवाइज करो। एलिमिनेशन मेथड में इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि नहीं पढ़ा हुआ सवाल भी कर दोगे। एक ना एक ऑप्शन उसमें ऐसा दिख जाएगा, तुम्हें लगेगा बस यही हमें चाहिए था। कमजोर कड़ी कौन? तो ये चीज तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात देखो, ये स्लाइड को मेरा रखने का मतलब क्या था कि कई बार ऐसा होता है ना, टेंशन होती है, कई बार जो मोराल है वो डाउन हो जाता है ना। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं। पहला मॉक टेस्ट दिया, सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी, नोट्स बनाए थे, उनको रिवाइज करा था 2 बार, और एक 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें मेरे केवल 40 सही हो पाए। बाकी 60 सवालों में हालत खराब हो गई, गलत हो गए या समझ ही नहीं आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाएगा। यार मेरे जैसों का हो भी पाएगा कि नहीं? यार मैं वो बंदा तो यार 3 साल से तैयारी कर रहा है ना, उसका प्रीलिम्स नहीं निकला, तो क्या मेरा? वो तो इतना पढ़ने में तेज था, हाई स्कूल में, इंटर में इतने परसेंटेज थे, उसका तो ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उसका नहीं निकल रहा है, तो मेरा क्या होगा? तो ऐसी चीजें आती हैं और ये नेचुरल है। और मैं तुम्हें अगर ज्ञान दे भी दूंगा ना, तो भी ये तुम्हारे अंदर आएंगी। हर फेज में जहां पर व्यक्ति है, वो किसी भी अपनी फेज में है, तो जब भी उसको उसके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है तो निराशा होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। हम निराश होते हैं, हमें लगता है कि अब बस हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो जैसे मैं हमेशा से एक कोट बताता हूं जेम्स क्लियर का, एटॉमिक हैबिट्स के राइटर का, कि बर्फ को हम पिघलाने के लिए उसको टेम्परेचर देते हैं 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री। तो 25 डिग्री से 31 डिग्री तक जो हमने हीट दी उस बर्फ को पिघलाने के लिए, वो पिघली नहीं, और हम अब अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। बट हमें यह नहीं पता था कि 31 से जो 32 डिग्री तक का एक टेम्परेचर, हमें और एक पुश करने की जरूरत थी और वो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती। हमारा जो 25 से लेकर 31 डिग्री तक का जो टेम्परेचर हमने दिया वो व्यर्थ नहीं गया, वो कहीं ना कहीं उस बर्फ के टेम्परेचर को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जा रहा था। हमारी कोई भी करी हुई मेहनत वेस्ट नहीं होती है मेरे भाई। तुमने जो 40 क्वेश्चन सही करे वो भी तुम इसीलिए कर पाए क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे करे थे, नोट्स बनाए थे, रिवीजन किया था, तुमने पढ़ाई करी थी, वरना ये 40 क्वेश्चन भी तुमसे नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, मैं वही बात बोलूंगा कि मैं चाहे जितना लाख बोल दूं मगर निराशा होगी, बट तुम्हें लड़ना है उससे। एक बार में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों ना आ गया हो,
बट आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि पहले मॉक टेस्ट में या पहली बार टेस्ट लगाया तो ये नेचुरल सी चीज है कि हमसे वहां सवाल नहीं लगेंगे, तो हमें दोबारा उस पर प्रैक्टिस की जरूरत होगी। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि एस्पिरेंट्स आफ्टर सॉल्विंग वन मॉक टेस्ट आपको लगे कि यार ये तो एकदम मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, तो बस समझ लेना कि जितनी तुमने मेहनत करी थी वो कहीं ना कहीं एक लेटेंट हीट होती ना, गुप्त ऊष्मा, उसके रूप में स्टोर होता जा रहा है। और बस तुम्हें एक पुश की और जरूरत है। यहां पर मतलब बैकस्टेप मत होना। होगा, नेचुरल सी बात है, नर्वसनेस आएगी, है ना, निगेटिव थॉट्स आएंगे, बट ठीक है, तुम्हें पता है कि ये नेचुरल है, तो अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात है यार, ये चीज उसी को हो रही जो सीरियस होकर तैयारी कर रहा है। उसको क्या, जो बैठ के मजे ले रहा है कि हाँ ठीक है भाई, होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, तो उसको नर्वसनेस और ये कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना, इन सब शिकायतें कभी नहीं होती हैं। जिसको भी ये नर्वसनेस होता है, जिसको भी डर लगता है ना, वो उसी को होता है जिसने कम से कम मेहनत करी होती है। अब अगर पूरे लेक्चर को मैं समराइज करूं तो यहां पर मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं जो आपको ज्योग्राफी में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और इवन अगर मैं आपसे कहूं तो ये हर सब्जेक्ट में अप्लाई करके देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। प्लीज 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 अभी भी बात मान लो, जाग जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में परिवर्तन लाओ, घटना चक्र के भरोसे प्रीलिम्स देने मत जाओ। कम से कम वर्कआउट करो, अपने नोट्स बनाओ, एनसीईआरटीज को पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करो। उसके अलावा यहां पर फैक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बार आप देखोगे फैक्चुअल प्रश्न भी आए। तो स्टेट पीसीएस है, ऐसा नहीं हो सकता कि विदाउट फैक्ट आपके सामने कोई एकदम सारे पेपर ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। तो कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी रखनी है, प्लस आपको फैक्ट्स भी पढ़ने हैं। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको बता दिया मेकिंग नोट्स बिल्कुल आपको करना है। 2 फायदे हैं, एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है, और दूसरा आपका यहीं पर होगा रिवीजन फास्ट। आपने जो पढ़ लिया, जो लिखोगे आप अपने हाथ से, वो आपको याद जल्दी होगा। लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखो, है ना, रिवीजन एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा स्टडी मटेरियल कैसा होगा, एकदम लिमिटेड। कम खाओ बट अच्छा खाओ, वो वाली चीज होती है ना। तो भैया किताबें लिमिटेड रखो, लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखो। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी तो मस्ट है, एक आधी रेफरेंस बुक आप और ले लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से शुरू करो और एक रेफरेंस बुक जो भी आपको अच्छी लगती है मार्केट में है वो परचेस करो और उसको भी पढ़ो। तो जब आप इस तरीके से करते हैं ना, तब जाके आपकी एकदम परफेक्ट तैयारी होती है। फिर यहां पर आता है कि पीवाईक्यूज, ये तो बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मॉक टेस्ट। तो आप देखोगे ये 6 फंडे आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लो, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइंस में, कहीं पर भी, इस पे आपको वर्कआउट करना है अगर आपका टारगेट है 2025 का। और अभी से जुट जाओ, शेड्यूल बनाओ, 5 घंटे 6 घंटे जो भी निकालते हो। तो अगर ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट कर सकते हो, किसी और सब्जेक्ट से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। कहने का मतलब है जब भी ज्योग्राफी स्टार्ट करना तो 2 घंटे ज्योग्राफी में पर डे देना। और स्टार्टिंग हमेशा कहां से करनी है, आपको करनी है यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी से, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत करते हुए फिर आपको मैपिंग की तरफ आना है। सबसे स्टार्टिंग करनी है आपको यहां से, क्योंकि सारी चीजें इसी पे डिपेंड करती हैं। एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, सब कुछ डिपेंड करेगा उस जगह की फिजिकल ज्योग्राफी। और उसमें आप पढ़ोगे स्थलमंडल के बारे में, वायुमंडल, जलमंडल, सबका अध्ययन कर लेंगे तो बेसिक हमका अच्छा हो गया। तो अब तुम किसी भी मिनरल को ले लो, किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले लो, स्ट्रेट को ले लो, किसी देश की क्लाइमेट ले लो, सब चीजें आपको आसानी समझ में आएंगी। तो यहां से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हालांकि पूरा 2 घंटे का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, इसी चैनल पर, यूपीपीसीएस चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहां पर आप देखो, जैसे कॉन्सेप्ट के जो सवाल है वो देखिए कैसे पूछे गए। सापेक्षिक आर्द्रता के ऊपर सवाल पूछा गया, निरपेक्ष आर्द्रता के ऊपर सवाल पूछा गया। तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने हैं? अब यही देखो, ये जो सवाल है यही घटना चक्र में ऐड होके फिर से आ जाएंगे, तो फिर से घटना चक्र और मोटी हो जाएगी, फिर आप पढ़ लोगे। तो कम से कम अभी से ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो कि यार हमें पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, फैक्चुअल चीजें पढ़नी है, बट कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। जैसे ही आप देखोगे, अब जैसे यहां पे सवाल देखो, ये देखो हिमालय के ऊपर, प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर सवाल आ रहा है।
आने वाले सवाल और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछ चुका है। अब वो पूछेगा प्लेट टेक्टोनिक में डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, कहां पर प्लेटों का डिस्ट्रॉय होती है, कहां पर प्लेटों का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके के सवाल आएंगे। सीस्मिक वेव्स के ऊपर सवाल आएंगे, अर्थक्वेक के ऊपर, वॉल्केनो के ऊपर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जितने अच्छे करोगे उतना अच्छा है। फैक्चुअल देखिए किस तरीके का सवाल आया कि यार ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि यहां पर आप देखोगे कि जैसे पासेस की सी लेवल की हाइट पूछी गई, तो कम से कम आप जब भी आप पासेस का अध्ययन करना तो एक बार जरा सी लेवल देख लेना, इंपॉर्टेंट पासेस का, सारे का नहीं देखना। अब 20 पासेस हैं हिमालय में, है ना, 15 से 20, तो आपका सी लेवल हाइट सबका एक एक 4 फिगर का वैल्यू आएगी, सब याद थोड़ी ना करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक क्वेश्चन आया है, अब उसके लिए आप पूरे 2 दिन बर्बाद कर दो, और इतना ज्यादा फिगर याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा इस बारे में विचार करना, ठीक है। जैसे आप देखो ये फैक्चुअल प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, तो ये समझने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से यहां पर एक्सप्लेन करा कि आइसो हाइट किसे कहते हैं, और यहां पर थोड़ा समझने वाला प्रश्न आया ये, है ना। ऐसा नहीं कि एकदम फैक्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है कि भाई यहां पर पश्चिमी सीमा, वेस्टर्न बाउंड्री की बात कर रहा है, तो वेस्ट की तरफ आते हो रेनफॉल कम होता है, तो 100 सेंटीमीटर से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो चावल की खेती वहां पर पॉसिबल ही नहीं होगी। तो थोड़ा सा लॉजिक। फिर यहां पर आप देखिए वर्ल्ड मैपिंग से किस तरीके के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे गए हैं। तो मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है, और मैपिंग कैसे करनी मैंने आपको बताया है। इंडियन से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद वर्ल्ड में चले जाइए। इंडिया को भी पार्ट में फेज वाइज स्टार्ट करिए, पहले माउंटेन्स, और माउंटेन्स में भी सबसे पहले हिमालयन रेंज, फिर आपके पेनिनसुलर। तो ये हो गया आपका पहला दिन। दूसरे दिन आप मैपिंग पढ़ रहे हैं इंडिया की, तो उसमें आप रिवर्स पढ़ने बैठे हैं, तो इसको भी 2 दिन दीजिए। एक दिन आप केवल हिमालयन रिवर्स पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप पेनिनसुलर की रिवर पढ़ेंगे। फिर जाके आपका ये इंडिया में माउंटेन्स और रिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। फिर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे ही आप कर रहे हो, तो कोई एक कॉन्टिनेंट उठाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने एशिया उठाया, तो एशिया के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पहले देख लो। सेंट्रल एशिया में क्या आता है, ईस्ट एशिया में क्या आता है, मिडिल ईस्ट में क्या आता है, जापान में कौन कौन से आइलैंड आते हैं, इंडोनेशिया कहां तक फैला हुआ है, तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं। फिर आप माउंटेन्स पे आओ, रिवर्स पे आओ, डेजर्ट कौन कौन से कहां पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अब एक कॉन्टिनेंट जब आप पढ़ोगे तो जाहिर बात है टाइम लगेगा उसमें, तो 2-2 दिन भी अगर कॉन्टिनेंट को दोगे तो आप देखोगे 10 दिन के अंदर आपकी जो पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी वो आराम से फिनिश हो जाएगी। तो ये ऐसे माइंड मैप थोड़ा सा बना के चलना, एक शेड्यूल बना के चलना कि 10 दिन हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में देने हैं, और 5 से मतलब 1 हफ्ते के आसपास या 4 से 5 दिन हमको देने हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी में। तो ऐसे करके आप देखोगे तो 15 दिन में आपकी ऑलमोस्ट जो मैपिंग है वो फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखो ये प्रश्न आया वर्ल्ड ज्योग्राफी का माउंटेन्स को लेकर, तो ये बताने का मतलब यही था, ठीक है। और फिर लास्ट में मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, आजमाए गए हो तो नवाजे भी जाओगे। तो मेहनत कर लो मेरे भाई, ठीक है। तुम्हें ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास जो बेस्ट स्ट्रेटजी है उससे मेहनत कर लो। ओवरऑल रिजल्ट आ गया, मतलब अंत भला तो सब भला। तो जो स्ट्रेटजी तुम्हें अच्छी लगे उसको फॉलो करो, बट फॉलो करो, एग्जीक्यूशन जरूरी है ना। सिर्फ वीडियो देखना, सिर्फ किताबें खरीद के ले आना, इससे काम नहीं चलने वाला। और अब जिस तरीके से आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से यहां पर क्वेश्चन का नेचर चेंज हो रहा है, तो यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताई है। तो एक बार अपने आप को रगड़ दो, अपने लिए पॉजिटिव बोलो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर भरोसा करो, है ना। मेहनत करो, रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा। डिले हो सकता है बट मिलेगा जरूर, और डिले उसी वजह से होगा कि आपने कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़ दी होगी, ठीक है। तो सोचो थोड़ा सा, कोई एकदम नया प्रश्न ऐसा आ जाता है, उसके लिए एकदम इतना समय मत दे दो कि भाई अब जैसे जो पासेस का सवाल पूछा गया तो अब हम उसमें पूरी कॉपी के नोट्स बना ले रहे हैं, हर पास की हाइट लिख दी, नहीं, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने विवेक का इस्तेमाल करो कि हाँ ठीक है आ गया, कोई बात नहीं, तो सबके लिए सेम था ना। तो थोड़ा सा सोचो, ठीक है, मेहनत करो। लास्ट इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि आपको पता है कि क्रिसमस की सेल स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 27 दिसंबर लास्ट डेट है। यहां पर आपका जो निश्चय बैच फर्स्ट है वो यहां पर स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जिस भी राज्य के आप अभ्यर्थी हैं,
आपका लक्ष्य है पीसीएस क्वालिफाई करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए आपका। अगर आप इतना टू द पॉइंट पढ़ाई अपनी करना चाहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के साथ और एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब मेन आपके मन में आता होगा इस बैच को ज्वाइन क्यों करें। यहां पर आप देखोगे 1000 आवर से ज्यादा के लाइव लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में। तो हिंदी मीडियम की ये प्रॉब्लम भी नहीं कि भाई हमको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है या क्वालिटी कंटेंट हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। 1-to-1 मेंटरशिप है सबसे इंपॉर्टेंट। इस जो मतलब पूरा इस कोर्स के अंदर का जो पैकेज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो 1-to-1 मेंटरशिप का। कभी भी आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक में हमको दिक्कत आ रही है, तो आप फोन के माध्यम से आपके जो भी मेंटर्स हैं आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, उनके साथ डिस्कस करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अपना टाइम टेबल बनवा सकते हो। इसके अलावा आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, आप जिस भी स्टेट का कोर्स परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का कोर्स लेते हो तो उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक जीके, वहां की ज्योग्राफी, वहां की पॉलिटी, वहां का बजट, इकोनॉमी, रिवर्स, माउंटेन्स, वेटलैंड्स, एवरीथिंग, उसका पूरा एक स्पेसिफिक आपको वीडियोस दिए जाते हैं, आपको पढ़ाया जाता है उसके बारे में। लाइव लेक्चर्स होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका कॉलेज है, आप एग्जाम देते हो या फिर कुछ भी ऐसा होता है, आप किसी कारणवश लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वही रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हो और कितने नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 24 महीने की वैलिडिटी है आपकी, यानी कि जो 9 से 10 महीने का आपका पूरा सिलेबस है उसको आप आगे भी पढ़ सकते हो पूरे 24 महीने तक, है ना। तो टोटल 2 वर्ष की वैलिडिटी है। अब जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो ये वाला अमाउंट, तो आपको यहां पर कोड कौन सा अप्लाई करना है, SIDDLIVE। इस कोड को अप्लाई करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और आपका जो कोर्स है वो 18 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 19,000 से कट होके केवल 9,999 रुपए का हो जाएगा। तो इस कोड को लगाना मत भूलना, उसके पहले पेमेंट मत कर देना वो वाला अमाउंट। याद रखना है आपको कि यहां पर 26 दिसंबर से जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से। तो लास्ट डेट है 27 तारीख। क्रिसमस सेल का फायदा उठाइए, अपने विवेक से निर्णय लीजिए कि क्या चीजें ऐसी हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, क्वालिटी कंटेंट, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप, ईच एंड एवरीथिंग, स्टैटिक जो यहां पर स्टेट वाइज जो जीके होता है वो, हर चीज एक होलिस्टिक अप्रोच जो आपको आपके सिलेक्शन तक आसानी से लेके जाएगी, वो सब चीजें इस कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए। अब यहां पर जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है उसको अच्छे से फॉलो करिएगा, एक बार करके देखिएगा। कोई भी आपके सुझाव हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको देखूंगा कि आपने क्या सोचा या आपकी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है तो वो भी मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए और मेरे को बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो का आता है, नया वीडियो, लाइव लेक्चर्स, तो वो आपको तुरंत उसका मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।